साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एल्केनों में संरूपण की। जैसा कि आप जानते हैं कि एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य सिग्मा बॉन्ड होता है और जो सिग्मा बॉन्ड है इनके जो अंतनाभ की अक्ष है उसके सममित रहता है। इसके कारण इसका मुक्त घूर्णन संभव है। इसको आप यदि एटॉमिक मॉडल कट ले लें या आप घर में ही कोई चीज़ ऐसी ले लें, मान लीजिए आपने 2 आलू लिए, इनको आपने कार्बन बना दिया, इसमें 3 तीली घुसा दी 120 अंश पे। यदि हम एक आलू को पकड़ के रखें तो दूसरे को हम एक तीली के परितः घुमा सकते हैं, अर्थात इसमें चारों ओर मुक्त घूर्णन संभव है। तो जैसे हम इसको घुमाएंगे तो इसके हमें अलग अलग ज्यामितीय समायोगी प्राप्त होंगे, यानी इसमें त्रिविम विन्यास को हम एक दूसरे में बदल सकते हैं। इनको हम संरूपण समायोगी या घूर्णी कहते हैं, यानी इनको हम अंग्रेजी में कन्फॉर्मेशनल आइसोमर या रोटोमर्स कहते हैं। यदि हम यहाँ एथेन की बात करें तो इसकी असंख्य समावेवी संभव है। एक कार्बन पकड़ के हम इसको असंख्य स्थितियों में दूसरे कार्बन को घुमा सकते हैं। लेकिन ये पूर्णतः मुक्त नहीं होता है, क्योंकि कार्बन के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन अभ्र होते हैं ये चूँकि समान रूप से ऋणावेशित रहते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी मरोड़ी विकृति उत्पन्न हो जाती है। लगभग 1 से लेकर 20 किलो जूल प्रति मोल तक रहती है। तो इस मरोड़ी विकृति यानी टॉर्सनल स्ट्रेन के कारण इसमें घूर्णन थोड़ा सा प्रतिबंधित रहता है। तो जो घूर्णन के कारण इसमें जो असंख्य रूप बन सकते हैं, उनमें से जो चरम रूप हैं उनकी बात हम एथेन का उदाहरण लेके यहाँ करते हैं। यहाँ देखें आप कि एथेन में कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है और एक कार्बन को स्थिर रख करके हम दूसरे कार्बन को उसके अक्ष के परितः घुमा सकते हैं। तो इसमें आपकी सैद्धांतिक रूप से देखें तो इसमें असंख्य व्यवस्थाएं हो सकती हैं। लेकिन इसके जो 2 चरम रूप होते हैं, 2 चरम संपूर्ण संरूपण होते हैं, उनमें हम एक को ग्रस्त संरूपण कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के सबसे अधिक पास होते हैं, और दूसरे को हम सांतरित यानी स्टैगर्ड संरूपण कहते हैं, जिसमें दोनों कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर स्थित होते हैं। इसको हम सांतरित संरूपण कहते हैं। तो ये 2 चरम संरूपण है। एक तो है ग्रस्त यानी एक्लिप्स्ड, यानी एक दूसरे के अधिकतम पास में है हाइड्रोजन परमाणु, और दूसरा है सांतरित यानी स्टैगर्ड, इसमें हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे होते हैं। अब हम इन दोनों के चाहें तो इन दोनों के मध्य बहुत सारे संरूपण बना सकते हैं। इन सबको हम सम्मिलित रूप से विषम तलीय संरूपण कहते हैं, स्क्यू कन्फर्मेशन। इसकी कन्फर्मेशन को दिखाने के ये दो विधियां हैं। एक तो है सौहार्द प्रक्षेप और दूसरा न्यूमैन प्रक्षेप। तो जो सौहार्द प्रक्षेप है, इनमें अणु को आणविक अक्ष की दिशा में देखा जाता है। आणविक अक्ष इसमें दिखाने के लिए आणविक अक्ष को थोड़ा अपेक्षाकृत थोड़ा लंबा बना दिया जाता है, और इनमें थोड़ा सा इसकी जो अक्ष को थोड़ा तिरछा कर देते हैं अपन। और इसमें हाइड्रोजन परमाणु को 120 अंश पे दिखाया जाता है। इसमें यदि हम देखें जो ये अक्षीय अंतनाभ की अक्ष है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है एक कार्बन में हमने 120 की दिशा में हाइड्रोजन को व्यवस्थित किया है। यदि ठीक इतना ही कोण इसमें बना है, माने प्रत्येक, जैसे मान लो 1 नंबर की हाइड्रोजन है, इसकी 1 नंबर की हाइड्रोजन बिल्कुल सीध में है, 2 नंबर की हाइड्रोजन इसकी सीध में है 2 नंबर से, और 3 नंबर के हाइड्रोजन से 3 नंबर के हाइड्रोजन सीध में है। यदि ये एक दूसरे के बिल्कुल समान कोण बनाते हैं तो ये निकटतम रहेंगी। इसको हम ग्रस्त संरूपण या ग्रस्त प्रक्षेप कहते हैं। और यदि ये हमने पहले कार्बन के जो 1, 2 और 3 नंबर के हाइड्रोजन हैं और दूसरे कार्बन के 1, 2 और 3 नंबर के हाइड्रोजन को इनके बीच में
बीच की दिशा में व्यवस्थित किया हुआ है। जैसे 1 नंबर का हाइड्रोजन इन दोनों के बीच में इधर आ गया, थोड़ा सा कट के, कितना कितना किसका है इसको, मान लो ये पहले यहाँ होगा, नहीं होगा, इसकी दिशा में ही करते हैं, तो ये यहाँ होगा, ये इधर होगा और ये इधर होगा आपका। तो इसको कितना 60 अंश कोण इसका कम किया इधर इस तरफ की ओर, तो यहाँ गया, यानी 60 अंश का डिस्टॉर्शन इसमें हुआ है। इसको 60 अंश घुमा दिया तो इधर आ गया, और इसको 60 अंश घुमा दिया तो ये इधर पहुँच गया। तो इस तरह से ये जो हाइड्रोजन परमाणु हैं एक दूसरे के से अधिकतम दूरी पर स्थित होंगे, और इसको हम संतरित प्रक्षेप कहेंगे। अब न्यूमैन प्रक्षेप की बात करें तो इस प्रक्षेप में अणु को अब सामने से देखा जाता है, अणु की तरफ से देखा जाता है। तो इसमें जो सामने वाला कार्बन है उसको हम एक बिंदु द्वारा देखते हैं, और दूर के कार्बन को एक वृत्त द्वारा देखते हैं। माने इसमें जो सामने वाला कार्बन है ये बिंदु द्वारा दर्शाया गया है, और जो पीछे वाला कार्बन है वो एक वृत्त के द्वारा दर्शाया गया है। और ये हाइड्रोजन परमाणु, जो सामने वाला हाइड्रोजन है उसको हम ठोस रेखा द्वारा दर्शा रहे हैं, और जो पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन हैं उनको हम बिंदु द्वारा रेखा द्वारा दर्शाए गए हैं यहाँ पे। तो देखिए ये जो सामने वाला कार्बन हमको ऐसे दिखेगा, तो सामने वाला कार्बन आप बिंदु के रूप में देख रहे हैं, और उसमें लगे हुए हाइड्रोजन को हम ठोस रेखा द्वारा देख रहे हैं। अब हम पीछे के जो कार्बन हैं उसको हम गोले द्वारा दर्शाएं, यानी एक वृत्त द्वारा दर्शाएं, और इसमें जो इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं बिल्कुल जस्ट इसके सामने हमें दिखें, अगर जस्ट कार्बन के नीचे ही दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा ग्रस्त संरूपण। और इसके विपरीत यदि हमें जो पीछे वाले कार्बन हैं सामने वाले कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं से अधिकतम दूरी पर दिखें, जिस तरह से इसमें दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका सांतरित संरूपण। तो इस तरह से ये 2 संरूपण हैं, ये 2 न्यूमैन प्रक्षेप हैं। ये ग्रस्त प्रक्षेप है, इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन, और ये हो गया आपका स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन यानी सांतरित प्रक्षेप। इस तरह से ये 2 संरूपण एथेन में संभव है। और इनमें जो ग्रस्त रूप है इसमें हाइड्रोजन निकटतम है, और जो सांतरित संरूपण है इसमें हाइड्रोजन अधिकतम दूरी पे है। तो जब ये ग्रस्त रूप रहता है तो इनमें निकट होने के कारण प्रतिकर्षण अधिक होता है, जिससे अणु की ऊर्जा बढ़ जाती है, इसके कारण इसका स्थायित्व कम हो जाता है। लेकिन जब ये सांतरित रूप में है तो हाइड्रोजन अधिकतम दूरी पर रहते हैं, और अधिकतम दूरी पर होने के कारण में प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है, इसके कारण ये अधिक स्थायी होता है। यानी जो सांतरित रूप है वो अधिक स्थायी होता है, ग्रस्त रूप अपेक्षाकृत कम स्थायी होता है। इस प्रतिकर्षण की जो अन्योन्य क्रिया है इसको हम मरोड़ी विकृति या टॉर्सनल स्ट्रेन कहते हैं। टॉर्सनल स्ट्रेन, ये टॉर्सनल स्ट्रेन हमें इस मुक्त घूर्णन को प्रतिबंधित करता है। लेकिन ये जो टॉर्सनल स्ट्रेन है या जो मरोड़ी विकृति है ये बहुत कम प्रबलता वाली होती है, और ये लगभग 1 से लेकर के 20 किलो जूल तक होती है अलग अलग जगह पे। और यदि हम इनको देखें एथेन में देखें तो ये जो एथेन में जो दोनों रूप हैं सांतरित और ग्रस्त, इन दोनों के बीच में लगभग 12.5 किलो जूल प्रति मोल का अंतर रहता है। माने इनकी दोनों अणुओं की ऊर्जा में 12.5 किलो जूल का अंतर होता है, ये उसका अवरोध रहता है। और चूंकि 12.5 किलो जूल अवरोध कोई ज़्यादा नहीं होता है, ये इतनी ऊर्जा तो सामान्य ताप पर इन अणुओं के पास गतिज ऊर्जा के रूप में ही होती है, और उसके कारण ही ये इन रूपों को एक दूसरे में चेंज करने में सक्षम होते हैं। इसके कारण ये बदलते ही रहते हैं। तो हम इनके 2 संरूपणों के जो अलग अलग रूप हैं इनको पृथक से प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये कभी भी एक दूसरे में बदल जाते हैं।
तो हम जो दो समावयवी हैं इनको प्राप्त नहीं कर सकते, पृथक प्राप्त करना इनको असंभव है। इसलिए ये जो कन्फर्मेशन है इनके लिए केवल सैद्धांतिक महत्व रखता है।